नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 6 का, जिसका नाम है उत्तक। यह आपके विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं अध्याय 6 उत्तक पर। यह है आपका अध्याय 6 उत्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं टीशू, ठीक है, TISSUE टीशू। आज इस अध्याय में, इस वीडियो पाठ में हम लोग सबसे पहले तो यह समझेंगे कि उत्तक है क्या। फिर इसके बाद उत्तक के प्रकार को समझेंगे, जिसमें पादप उत्तक के बारे में समझेंगे और जंतु उत्तक के बारे में समझेंगे। पादप उत्तक में मुख्य रूप से हम पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जितने भी उत्तक होते हैं उन सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद जंतु उत्तक का मतलब मानव में पाए जाने वाले मुख्य रूप से जितने भी उत्तक है उन सभी उत्तक को हम विस्तार से समझेंगे। फिर आपके पाठ में जितने भी इस तरह के प्रश्न होंगे उन सभी को हम एक एक करके अच्छे से हल करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को। और फिर अंत में आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस अध्याय को उत्तक यानी टिश्यू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया कुछ नियमों का पालन जरूर करें। अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखें। अगर ईयरफोन आपके पास है तो ईयरफोन कान में लगा ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा से सुनाई देगा हर चीज़। और अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर देखें या फिर वीडियो क्वालिटी 720p में कर ले, ताकि आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखाई पड़े, ठीक है। और जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ भी कुछ लिखवाया जाए, आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में आप उसको लिखते चले, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा बैक करके उसको फिर से प्ले करके समझ लें, ठीक है। और कोशिश करें पूरे वीडियो को पूरे एक ही बार में पूरे अंत तक देखने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इस अध्याय के एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। अध्याय का नाम क्या है? उत्तक टिश्यू, ठीक है। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। पिछला जो अध्याय है कोशिका यानी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। हमने इसमें समझा था कि कैसे एक एक कोशिका मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है ना। जिस प्रकार एक एक ईंट मिलकर एक पूरे घर का निर्माण करती है, वैसे ही एक एक कोशिका मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो अगर अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या एक घर को बनने के लिए सिर्फ ईंट का ही ज़रूरत पड़ता है, क्या सिर्फ एक एक ईंट मिलकर ही घर का निर्माण करती है? तो जी नहीं, बहुत सारे बालू के कणों का भी ज़रूरत पड़ता है घर को बनाने में, है ना। बहुत सारे सीमेंट के कणों का भी योगदान होता है, ठीक है। और बहुत सारे लकड़ी के कणों का भी इस्तेमाल होता है घर को बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे गिट्टी का भी उपयोग होता है, ठीक है। और बहुत सारा लोहा का जो छड़ होता है उसका भी योगदान होता है। तो इतने सारे अलग अलग चीज़ों को से मिलकर क्या होता है, एक पूरे घर का निर्माण होता है। तो ठीक इसी प्रकार बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर भी हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी भिन्न प्रकार के कोशिकाओं को हम उत्तक कहते हैं। है बात समझ में? अगर इस उत्तक के परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो यह एक ही संरचना वाले कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान में विशिष्ट कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। अगर इतना भारी आप नहीं समझ रहे हैं तो एकदम आसान भाषा में समझे कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, ठीक है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, रक्त, हमारे शरीर में खून का अलग काम है ना। फ्लोएम, पेड़ पौधों में यह क्या करता है? भोजन इधर से उधर ढोता है ना, फ्लोएम। या फिर पेशी, जिसको मसल कहते हैं, ठीक है। यह सब अलग अलग तरह का क्या है? उत्तक है, ठीक है, जो अलग अलग कार्यों को निष्पादन करता है, ठीक। तो इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में लिख ले। हम चलते हैं आगे इसके प्रकार के तरफ। इसके कितने प्रकार हैं? इस उत्तक के प्रकार के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह जो उत्तक है टिश्यू, यह दो प्रकार का है। पहला है पादप उत्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। यह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला उत्तक होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा है जंतु उत्तक, जिसको कहते हैं एनिमल टिश्यू। यह जीव जंतुओं में पाया जाने वाला उत्तक होता है, ठीक है। और आगे देखिए, यह जो पादप उत्तक है यह दो प्रकार में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है विभज्य उत्तक, जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा है अस्थायी उत्तक, जिसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर आगे यह अस्थायी दो भागों में बटा हुआ है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो पेड़ पौधों वाला जो उत्तक है वह दो प्रकार का है। कौन कौन? विभज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। फिर इसके बाद अगर हम जंतु उत्तक की बात करते हैं तो यह जो जंतु उत्तक है यानी एनिमल टिश्यू, यह 4 प्रकार का है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे समझेंगे। पहला है एपिथेलियमी उत्तक, यानी
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पादप ऊतक के दोनों प्रकार को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद जंतु ऊतक के सभी प्रकारों को हम एक एक करके अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो इसे भी आप लिख लें अपने कॉपी में ऊतक के प्रकार के बारे में। तो देखिए, अगर आप अपने किताब को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ से पूरे यहाँ तक, ठीक है, तो अभी तक जितना हम बात बताए हैं मुख्य रूप से उतना ही बात है, ठीक है। मुख्य जो तथ्य सब है उतना ही है। अब हम आगे क्या करते हैं, इन दो प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, इस दोनों प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वह है ऊतक क्या है, ठीक है। तो ऊतक का परिभाषा आप लिख ही चुके हैं। आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि एक ही संरचना वाले कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान में विशिष्ट कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी इत्यादि, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, वह क्या कह रहा है कि बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है, ठीक है। यानी बहुकोशिक जीव यानी जो हम लोग का शरीर है या फिर पेड़ पौधा है ना, वह सब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। तो इस 2 नंबर प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बहुकोशिक जीव जो होते हैं वह लाखों की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यही विभिन्न समूह ऊतक कहलाते हैं, जो किसी विशिष्ट कार्य को, ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य, यहाँ पे छूट गया, कार्य को अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। पहला जो टॉपिक है वह है पादप ऊतक, ठीक। यानी अभी जो हम लोग ऊतक का प्रकार पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, उसमें हम अभी किसका अध्ययन करने वाले हैं, पादप ऊतक का, ठीक है, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं प्लांट टिश्यू इंग्लिश में। इस पादप ऊतक में जो सबसे पहला भाग है विभज्योतक, जिसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी का अध्ययन करने वाले हैं अभी हम इस भाग में। तो यही है हमारा टॉपिक, पादप ऊतक। और इस पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू में जो सबसे पहला भाग है पादप ऊतक का, विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे एक एक करके। तो देखिए, पादप ऊतक का जो पहला भाग है विभज्योतक, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहलाता है, ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है। तो इसका मुख्य काम इस ऊतक का है, यह ऊतक पौधों में वृद्धि करता है, ठीक है। क्या करता है, पौधों में वृद्धि करता है। यानी आप जब छोटा पौधा लगाते हैं अपने घर के पीछे आगे, ठीक है, और वह छोटा पौधा जो होता है वह 3-4 साल के बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो वह किसके कारण बड़ा होता है, इसी विभज्योतक के कारण बड़ा होता है। आया बात समझ में, किसके कारण, विभज्योतक के कारण। अब देखिए, जो विभज्योतक है यह 3 प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन प्रकार है, तो देखिए, पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जिसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इसको कैम्बियम भी कहते हैं। और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। अब इस तीनों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी हिंदी वर्ड पढ़ रहे हैं, जो भी तथ्य पढ़ रहे हैं, उसका आप इंग्लिश भी जरूर जानें, ठीक है। क्योंकि जब आप मैट्रिक के आगे जब आप इंटर में जाएंगे, आप बायोलॉजी लेंगे या फिर कुछ अच्छा आगे की तैयारी करेंगे, है ना, डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे, तो आपको सभी चीज़ें आपको इंग्लिश में आएंगी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप जानेंगे कि शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है, और वहाँ पे आपको आ जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों जानिए आप, ठीक। तो यह जो विभज्योतक है यह 3 प्रकार का है। शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, देखिए इसका क्या काम है, यह पौधों के जड़ एवं तना की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। पौधा का जो जड़ होता है, नीचे जड़ जो अंदर पूरे ज़मीन तक जाता है ना, पानी सोखने के लिए, उस जड़ को क्या करता है, यह शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ को लंबा करते जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तना की लंबाई में भी वृद्धि करता है यह शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। यह देखिएगा, पेड़ पौधा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, इसी में यह पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। और यह पेड़ को क्या करता है, लंबड़ाते जाता है, एकदम लंबा करते जाता है, ठीक है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है, आप समझ गए अच्छे से, ठीक। अब हम चलते हैं अगला दूसरा जो विभज्योतक का प्रकार है वह है पार्श्व विभज्योतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इसको कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक।
अब देखिए इस पार्श्व विभाज्य ऊतक का क्या काम है, यह पौधों के तना या जड़ को मोटा करता है। ठीक है, आप देखिएगा, आप जब पौधा छोटा पौधा रहता है, 1 साल कुछ थोड़ा दिन का पौधा रहता है, तो वो देखिएगा पतला होता है, लेकिन धीरे धीरे वह पौधा जैसे जैसे साल बीतता जाता है वह पौधा क्या होता है, धीरे धीरे उसका तना मोटाते जाता है ना। या फिर उसका जड़ देखिएगा, उसका जड़ भी मोटा होते जाता है। ठीक है, तो तना या जड़ का जो मोटाई होता है वह किसके कारण होता है, इस पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण होता है। ठीक है, वह मोटा होते जाता है। अब अगला है हमारा अंतिम है विभाज्य ऊतक का प्रकार में अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक, अब देखिए यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, तो यह देखिए पत्तियों के आधार में, जिसको नोड कहते हैं, ठीक है, यहाँ नोड लिखना हम भूल गए हैं, या टहनी के पर्व में जिसको इंटरनोड कहते हैं, के दोनों ओर उपस्थित रहता है। ठीक है, देखिए पत्ता जो होता है ना, पत्ता जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे पत्ता का डंटी का जो लास्ट जगह होता है उसी को नोड कहते हैं, उसी को आधार कहते हैं, पत्तियों का आधार। ठीक है, वहीं पे यह अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक पाया जाता है। या फिर टहनी जो होता है, देखिएगा ये पेड़ में से जो छोटे छोटे डाल निकल के फुटकते रहता है ना, उसको टहनी कहते हैं। तो टहनी जहाँ से निकलता है उसी को पर्व कहते हैं, यानी इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो यह टहनी के पर्व के ऊपर और नीचे उपस्थित रहता है। ठीक है, तो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक समझ गए आप। तो विभाज्य ऊतक का जो भी 3 प्रकार है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक क्या करता है, पौधों के जड़ एवं तना की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक, पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या करता है, यह तना और जड़ को मोटा करता है। ठीक, और यह अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक क्या करता है, यह आधार, पत्ता का जो आधार होता है उसमें पाया जाता है, और टहनी का जो आधार होता है ना, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इस तीनों का काम आप समझ गए अच्छे से, इसको आप अपने कॉपी में लिख भी ले। और अब हम चलते हैं आगे। देखिए आप जब समझ ले, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज कर ले, और पॉज करने के बाद आप इस चीज़ को लिख लें। तो इस विभाज्यत्व को जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से हम जितना बात लिखवाए हैं आपको, ठीक है, उतना ही आपको इसमें मिलेगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, अस्थायी ऊतक। यानी यहाँ देखिए इस ऊतक का जो पहला प्रकार है पादप ऊतक, है ना, इसका पहला प्रकार, पादप ऊतक का जो पहला प्रकार है विभाज्य ऊतक, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, अब हम दूसरा टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है अस्थायी ऊतक। ठीक है, इस अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परमानेंट टिश्यू। तो आगे देखिए, यह जो अस्थायी ऊतक है यानी परमानेंट टिश्यू, इसके भी 2 प्रकार है। पहला क्या है, सरल अस्थायी ऊतक, जिसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हम सरल अस्थायी ऊतक के बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक है, अस्थायी ऊतक में सबसे पहला जो पार्ट है सरल अस्थायी ऊतक, हम इसी के बारे में समझेंगे। यह जो सरल अस्थायी ऊतक है, यह भी 4 भागों में बटा हुआ है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और चौथा है एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यह समझ ले कि अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू है क्या। ठीक है, तो अभी आप समझे हैं विभाज्य ऊतक के बारे में। ठीक है, विभाज्य ऊतक का 3 प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक को समझ गए अच्छे से, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इस तीनों विभाज्य ऊतक को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो विभाज्य ऊतक की कोशिका, है ना, जब विभाज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएँ विभाजित होने की शक्ति खो देती है, तब वह अस्थायी ऊतक बन जाती है। ठीक है, अस्थायी ऊतक समझ गए आप क्या है, जब विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती है, तब वह क्या बन जाती है, अस्थायी ऊतक बन जाती है। ठीक है, अब इसी अस्थायी ऊतक में एक टॉपिक है छोटा सा, जो आपकी किताब में था, तो हम सोचे कि आपको लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, वह है विभेदीकरण। ठीक है, इस विभेदीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, इसको भी आप लिख लेंगे। यह डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण है क्या, तो विभाज्योतक द्वारा विभाज्योतक का अस्थायी ऊतक के रूप में बदलना क्या कहता है, विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी यह जो विभाज्योतक अभी आप पढ़े हैं, वह जब अस्थायी ऊतक में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण। ठीक, अच्छा, जब विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती है, तब वह क्या बनती है, अस्थायी ऊतक बन जाती है। आशा आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। तो अस्थायी ऊतक को आप अच्छे से समझ चुके हैं, है ना, इसका 2 प्रकार भी आप समझ चुके हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक है, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक है। ठीक, अभी हम सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट, इसके 4 प्रकार हैं। ठीक, इस चारों प्रकार को हम एक एक करके अच्छे से अभी हम समझेंगे। तो देखिए सरल अस्थायी ऊतक में यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला जो उसका प्रकार है वह क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं PARENCHYMA। ठीक, पैरेन्काइमा।
देखिए यह पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। इसका भित्ति यानी इसका जो बाहरी आवरण होता है वह क्या होता है, इस कोशिकाओं का बहुत पतला होता है, ठीक। अच्छा, ये कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। देखिए पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है ना, उसमें बहुत सारा कोशिका मृत होता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार हर टिश्यू के बारे में, हर ऊतक के बारे में आपको लिखवाएंगे हम कि कौन कोशिका जीवित होती है और कौन कोशिका मृत होती है। तो पैरेन्काइमा जो होती है वह क्या होती है, जीवित कोशिका होती है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए कि इनके कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। पैरेन्काइमा के कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, बहुत सारा जगह होता है कोशिकाओं के बीच, ठीक है। आगे है, यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है और पौधों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वह देखिए, कुछ ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अतः इन्हें क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए कुछ पैरेन्काइमा ऊतक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। आपको तो पता ही है क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है ना। और यह क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण देखिए आप पढ़ चुके होंगे 8वें कक्षा में, है ना। पेड़ पौधा जब अपना खाना बनाता है जिस विधि के द्वारा, उसी विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिस ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कि कुछ पैरेन्काइमा में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और उसके कारण क्या होता है, उसमें भोजन बनने लगता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। है बात समझ में। आगे देखिए, कुछ पैरेन्काइमा जो होता है ना, जलीय पौधों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा भरी होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल यानी बायोंसी प्रदान करती है। उत्प्लावन बल आप समझ चुके हैं, या कक्षा 8 में बता चुके हैं, ठीक है। यह इसी बल के कारण है ना आप नदी में तैर पाते हैं, या फिर नदी में कोई पानी में कोई चीज़ ऊपर में तैर पाता है, ठीक है। तो यह जलीय पौधों में जो पैरेन्काइमा होता है वह उसके कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, बहुत सारा हवा भरा होता है। और आपको तो पता ही है जब ज़्यादा हवा भरा रहेगा तो वह क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो पौधों को तैरने के लिए यह क्या करता है, उत्प्लावन बल यानी बायोंसी प्रदान करती है। अतः ऐसे पैरेन्काइमा ऊतकों को क्या कहते हैं, एडेनकाइमा कहते हैं, ठीक। यानी यह जो एडेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा है, यह क्या है, यह पैरेन्काइमा ही है, ठीक है। तो इस पैरेन्काइमा में मुख्य रूप से इतना बात है, आप इसको अपने कॉपी में लिखते चले और अच्छे से समझते चले। अब हम चलते हैं आगे। यह जो अस्थायी ऊतक का पहला प्रकार है, सरल अस्थायी ऊतक, इसमें आप पहले टॉपिक पैरेन्काइमा को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसके जितने भी तथ्य थे उसको भी आप समझ चुके हैं, आप लिख भी चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम कोलेनकाइमा पर, ठीक है। इस कोलेनकाइमा को COLLENCHYMA कहा जाता है। तो देखिए सरल अस्थायी ऊतक का जो अगला जो प्रकार है वह है क्या है, कोलेनकाइमा, ठीक है। इस कोलेनकाइमा का जो मुख्य काम है वह सिर्फ यह है कि यह ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ठीक है। आप देखे होइएगा जब खूब ज़्यादा आंधी बरसात होता है तो पेड़ पौधा देखिएगा बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है ना, लेकिन वह टूटता नहीं है। फिर वापस जैसे ही आंधी रुकता है फिर वापस पेड़ का क्या हो जाता है, वैसे ही का वैसे ही खड़ा हो जाता है, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को लचीलापन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। यह लचीला पेड़ पौधा में जो लचीलापन है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, यह किसके कारण होता है, उसमें उपस्थित सरल अस्थायी ऊतक यानी कोलेनकाइमा के कारण होता है बात समझ में आपको। देखिए ये कोशिकाएं भी जीवित होती है, ऐसा आप समझ गए होंगे, है ना। आंधी बरसात में जो पेड़ पौधा काफ़ी झुक जाता है आंधी के कारण, ठीक है, फिर वापस वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण, ठीक। या फिर आप किसी पेड़ पौधे के टहनी को पूरा झुका देंगे, फिर वापस वह जो टहनी है कहाँ चला जाता है, वापस अपने जगह पे चला जाता है, ठीक। किसके कारण, इसी कोलेनकाइमा के कारण, ठीक। यह कोलेनकाइमा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। अब आगे चलते हैं हम। तो इस अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू के प्रकार में आप जो सरल अस्थायी ऊतक है पहला प्रकार, इसमें पैरेन्काइमा को समझ चुके हैं, कोलेनकाइमा को समझ चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो देखिए अगला जो है वह है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, SCLERENCHYMA, ठीक। इसका क्या काम है, इसका जो मुख्य काम है, यह पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, ठीक। आप देखे होइएगा पेड़ पौधा जो होता है वह काफ़ी मजबूत और कठोर होता है, ठीक है। उसका लकड़ी देखिएगा सालों साल टिकता है, घर में देखिएगा 50-50 साल 100 साल तक उसका लकड़ी टिकता है। क्यों, इसी स्क्लेरेन्काइमा के कारण, ठीक है। यह जो ऊतक है यह पेड़ पौधा को क्या करता है, कठोर और बहुत मजबूत बनाता है, ठीक है।
यह जो स्क्लेरन काइमा जो होता है उत्तक, इसकी कोशिकाएं जो होती है वह क्या होती है, मृत होती है। ठीक, इस स्क्लेरन काइमा का जो उत्तक होता है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। अब इस स्क्लेरन काइमा में आपके पुस्तक में एक टॉपिक था जिसका नाम है लिग्निन। ठीक है, यह लिग्निन क्या है इसको आपको हम समझा देते हैं, इसको आप लिख भी लेंगे। यह लिग्निन क्या है, तो यह स्क्लेरन काइमा उत्तकों से बना एक रासायनिक पदार्थ है जो कुछ कोशिकाओं को कठोर बनाने के लिए सीमेंट के जैसा कार्य करता है। ठीक है, यह कैसा काम करता है, सीमेंट के जैसा काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए नारियल का छिलका है ना, आप नारियल खाए होइएगा है ना, नारियल का जो छिलका होता है वह देखिएगा एकदम पत्थर के जैसा कठोर होता है। तो वह नारियल का जो छिलका होता है वह किससे बना होता है, वह लिग्निन का बना होता है। ठीक है, तो स्क्लेरन काइमा क्या है आप समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं आगे। तो इस अस्थायी उत्तक के पहले प्रकार यानी सरल अस्थायी उत्तक में पेरेनकाइमा को समझ चुके हैं आप, कोलेनकाइमा को समझ चुके हैं, स्क्लेरनकाइमा को समझ चुके हैं। अब हम अंतिम जो चीज़ समझने वाले हैं वह है एपिडर्मिस। ठीक है, यह है आपका चौथा पॉइंट, एपिडर्मिस। ठीक है, यह उत्तक पौधों के सबसे बाहरी यानी ऊपरी परत का निर्माण करती है। ठीक है, यह जो एपिडर्मिस का जो मुख्य काम क्या है, यह उत्तक पौधों के सबसे बाहरी यानी ऊपरी परत का निर्माण करती है। आप अपने शरीर में देखोगे आपके शरीर का सबसे ऊपरी परत क्या है, त्वचा है ना, चमड़ा है, स्किन है, आपके शरीर का सबसे जो ऊपर वाला तो ये परत है ना। उसी प्रकार पेड़ पौधा का जो सबसे ऊपर वाला बाहर वाला जो परत होता है ना, वह किस उत्तक का बना होता है, एपिडर्मिस का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है, यह पौधों से जल की हानि रोककर पौधों की रक्षा करता है। यह पौधा के सबसे ऊपर वाला भाग होता है और यह पौधा में जो जल होता है उसको उड़ने नहीं देता है, उसको पौधा के अंदर ही रोक कर रखता है। ठीक है, और इससे यह पौधों को क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक, अगला क्या है, अगला पॉइंट देखिए, यह पौधों में परजीवी कवक या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश होने से रक्षा करता है। ठीक है, यह एपिडर्मिस परत जो होता है पेड़ पौधों में क्या करता है, परजीवी कवक या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के अंदर प्रवेश हो जाने से रक्षा करता है। इसलिए देखिएगा पेड़ जो है वह सालों साल वैसे ही का वैसे ही रहता है, उसके आदमी को बीमारी हो जाता है ना, पेड़ पौधा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या है, जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखने का कार्य करती है। ठीक है, तो जिस प्रकार पेड़ पौधा का जो ऊपरी त्वचा होता है ना, वैसे ही जड़ों का भी ऊपरी त्वचा जो होता है वह क्या काम करता है, मिट्टी के अंदर से पानी और खनिज लवण क्या करता है, सूखने का कार्य करता है। ठीक, अगला देखिए क्या है, अगला पॉइंट है, पौधों के पत्तों की एपिडर्मिस में यानी सबसे बाहरी परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं यानी स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, पत्तियाँ है ना, उस पत्तों का जो सबसे बाहर वाला परत होता है, ठीक है, उसमें छोटा छोटा देखिए, आप तो नहीं दिखाई होगा, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा है ना, उसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पत्ता जो होता है उसमें छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है, उस छेद को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। या आपके एग्जाम में आता भी है, इस रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, पत्ता में जो छोटा छोटा छेद होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। पेड़ पौधा जो देखिए सांस लेता है, हवा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है, वह इसी छेद के द्वारा करता है। पत्ता में जो रंध्र होता है स्टोमेटा है ना, श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान इसी रंध्र के द्वारा, रंध्र के छिद्रों के द्वारा होता है। समझ गए आप। अगला जो टॉपिक है वह आपके किताब में दिया है, इसलिए सोचें आपको हम बता दें, वह क्या है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, यह वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन है क्या। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक, तो देखिए यह जो रंध्र जो होता है स्टोमेटा, जिसके बारे में अभी आप पढ़े हैं है ना, पौधों के पत्तों की जो एपिडर्मिस परत होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को हम रंध्र कहते हैं। ठीक, तो रंध्र के द्वारा पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी यह जो रंध्र है इसका क्या क्या काम है, सबसे पहला काम तो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। दूसरा काम यह भी है कि पेड़ पौधा में जब ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो उस पानी को क्या करता है, यह वाष्प के रूप में बदलकर पेड़ पौधा रंध्र के द्वारा छोड़ देता है। ठीक है, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, रंध्र के द्वारा पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। है बात समझ में। तो आप एपिडर्मिस को अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए इस अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू में जो पहला प्रकार था सरल अस्थायी उत्तक, इसका 4 प्रकार था। ठीक है, इस चारों प्रकार को आप अच्छे से समझ चुके हैं। पेरेनकाइमा को समझ चुके हैं, कोलेनकाइमा को समझ चुके हैं। ठीक है, यह पौधों में लचीलापन लाता है।
स्क्लेरेनकाइमा को समझ चुके हैं, यह कठोरता लाता है, पौधों में को मजबूत बनाता है, ठीक है। और चौथा को भी समझ चुके हैं जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक। यह पौधा का एक तरह से त्वचा है, ठीक है। अब आप इस चारों को समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अस्थायी ऊतक में जो जटिल अस्थायी ऊतक है यानी कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यह भी दो प्रकार का है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। हम दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक में यह जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। तो देखिए, यह है आपका जटिल अस्थायी ऊतक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इस जटिल अस्थायी ऊतक को सम्मोहन ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसे सम्मोहन ऊतक क्यों कहा जाता है? तो सम्मोहन ऊतक इसको इसलिए कहा जाता है कि यह पेड़ पौधा में चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने का काम करता है, ठीक है। यह खाना को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोता है और पानी, खनिज लवण, ये सब जो होता है नीचे से प्राप्त होता है, वो सब को क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ढोता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सम्मोहन ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, ठीक है। पहला है जाइलम, XYLEM जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम, PHLOEM। यह इंग्लिश शब्द ही हैं, ठीक है। क्या? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का क्या काम है? देखिए, यह पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल तथा खनिज लवण पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधा जड़ से जो माटी के नीचे से पानी, खनिज लवण प्राप्त करता है ना, खनिज लवण, जल और खनिज लवण प्राप्त करता है, उसको क्या करता है? वह पेड़ के एक जगह से दूसरे जगह तक पूरा ऊपर तक पहुँचा देता है, ठीक। अच्छा, इस फ्लोएम का काम क्या काम है? तो यह पेड़ पौधों के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बनता है ना, तो खाना को क्या करता है यह फ्लोएम? पेड़ पौधा के पत्ता से लेकर सारे जगह तक, एक दूसरे जहाँ जहाँ भी जा सकता है वहाँ तक क्या करता है? भोजन को पहुँचा देता है, ठीक है। तो जाइलम का क्या काम है? जल और खनिज लवण को ढोना, और फ्लोएम का क्या काम है? भोजन को ढोना, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, जाइलम मतलब जल, ठीक है। जाइलम जल एक जैसा लग रहा है, ठीक। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण को ढोता है। और फ्लोएम मतलब फूड मतलब आपको पता है खाना होता है, ठीक है। फ्लोएम मतलब फूड, फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ढोता है, ठीक है। तो जटिल अस्थायी ऊतक आप समझ गए। इसमें दो प्रकार है, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण को ढोता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ढोता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो इस अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू में आप लोग सरल अस्थायी ऊतक के चारों भागों को अच्छे से समझा, लिखा भी, ठीक है। इसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक में इस दोनों का जो दोनों भाग था, जाइलम और फ्लोएम, इसको भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक। तो इस तरह ऊतक के जो दो प्रकार थे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, इसमें पादप ऊतक के दोनों प्रकार यानी विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्या? जंतु ऊतक के सभी प्रकारों को, ठीक है। तो इस तरह आप अपने किताब में पादप ऊतक में ये विभाज्य ऊतक को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसको आप कोशिश करें खुद से पढ़ने का। फिर उसके बाद आप इसमें अस्थायी ऊतक को भी अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। अभी जो आप टॉपिक सब पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको हल करना है। तो यहाँ देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका, वह क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, मतलब पेड़ पौधा में जो खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो पेड़ पौधा जो खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, यानी CO2। क्या है इसका नाम? CO2 भी कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन तो आप पढ़े ही हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। इसमें आप लिखेंगे कि रंध्र स्टोमेटा के द्वारा पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकल जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। रंध्र स्टोमेटा के द्वारा पौधों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। लिख लेंगे आप। तो इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया, ठीक है। अब अभी जो आप पढ़े हैं उसी टॉपिक से संबंधित कुछ और प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से जंतु तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चारों प्रश्नों को भी हम क्या करते हैं? एक एक करके हल कर लेते हैं।
इसमें पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं, यानी सरल उत्तक जो होता है वह कितने प्रकार का है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको तो आप पढ़े ही हैं, कितना बार पढ़े हैं, है ना। अस्थायी उत्तक का जो 2 प्रकार है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, उसमें सरल अस्थायी उत्तक का कितना प्रकार है, 4 वो है ना। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस। ठीक है, इस चारों को आप लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक के बारे में तो आप पढ़े ही हैं। यहाँ देखिए पादप उत्तक का जो पहला भाग था विभज्योतक, इसमें आप तो पढ़े ही हैं कि शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, यह पौधों के जड़ एवं तना की लंबाई में पाया जाता है ना। पौधों के जड़ एवं तना में यही क्या करता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस 2 नंबर प्रश्न में आप क्या लिखेंगे, यह शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, पौधों के जड़ एवं तना में। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, नारियल के रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो नारियल का रेशा आप पढ़े हैं उदाहरण में, यहाँ आप पढ़े हैं स्क्लेरेन्काइमा में क्या कि लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है, केमिकल पदार्थ होता है, जो कहाँ पाया जाता है, नारियल का छिलका में पाया जाता है, जो उसको एकदम कठोर बना देता है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, तो नारियल का जो रेशा होता है वह किस उत्तक का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का यह बना होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, यानी फ्लोएम किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आप तो यह पढ़े ही हैं कि फ्लोएम जो है वह क्या करता है, भोजन को पेड़ पौधा में एक जगह से दूसरे जगह तक ढोता है। ठीक है, तो फ्लोएम का संगठक देखते हैं हम क्या है किताबें आपके। यहाँ देखिए इसका उत्तर है, फ्लोएम जो है वह 4 प्रकार के अवयव यानी चालनी नलिका जिसको सीव ट्यूब कहते हैं, उसके बाद साथी कोशिकाएँ, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है कि फ्लोएम के संगठक कौन कौन है, तो फ्लोएम के 4 गो संगठक है, कौन कौन, पहला में लिखिएगा आप चालनी नलिका, दूसरा साथी कोशिकाएँ, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम रेशा। ठीक है, फ्लोएम रेशा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिकाएँ और चालनी नलिकाएँ, इसी 4 संगठकों से मिलकर क्या किसका निर्माण हुआ है, फ्लोएम का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इस तरह आपने इस चारों प्रश्नों का भी हल कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे आपका ये पादप उत्तक खत्म हुआ, अब यहाँ से आपका शुरू होगा जंतु उत्तक। इस तरह अब हम चलते हैं इस उत्तक के दूसरे भाग पर, यानी जंतु उत्तक पर। ठीक है, जंतु उत्तक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू, इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो देखिए जंतु उत्तक जो है जिसको इंग्लिश में एनिमल टिश्यू कहते हैं, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। ठीक है, 1 2 3 4। पहला है एपिथेलियमी उत्तक जिसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, दूसरा है संयोजी उत्तक जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और तीसरा है पेशीय उत्तक जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और चौथा है तंत्रिका उत्तक जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चारों में एपिथेलियमी उत्तक का भी कुछ प्रकार है। ठीक है, सल्की, घनाकार, स्तंभकार और स्तरित। ठीक है, फिर उसके बाद संयोजी उत्तक में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार को, रक्त, अस्थि, स्नायु, कंडरा, उपास्थि, एडियोलर, वसामय। ठीक, उसके बाद पेशीय उत्तक में हम समझेंगे कि ऐच्छिक पेशी क्या है और अनैच्छिक पेशी क्या है। उसके बाद हम तंत्रिका उत्तक को समझेंगे। ठीक है, इस तरह इस सबको समझने के बाद आपका यह जंतु उत्तक भी खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एपिथेलियमी उत्तक से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक, इसका जो पहला है प्रकार वह क्या है, सल्की एपिथेलियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखिए यह है आपका जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे पहला भाग है इस जंतु उत्तक का वह है एपिथेलियमी उत्तक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे यह है क्या। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है एपिथेलियम टिश्यू का, आप अपने किताब से ही इसको आप यहाँ से लिखते चलेंगे। ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं, एपिथेलियमी उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपका शरीर जो है वह किसी से ढका हुआ है, आपका शरीर जो है देखिए इस चमड़ा से ढका हुआ है। ठीक है, यह क्या है, चमड़ा है, स्किन है। ठीक है, तो हमारा जो स्किन है वह हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है बाहर के चीज़ों से, है ना, ताकि बाहर से पानी या फिर क्या कहते हैं हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, यह सब हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुँचे, है ना, उससे क्या करता है, यह रक्षा करता है क्या, त्वचा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, एपिथेलियमी उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि त्वचा सिर्फ आपके त्वचा यानी स्किन जो है वह सिर्फ आपके शरीर में ही है। ठीक है, यह त्वचा जो है आपके शरीर के अंदर के अंगों में भी त्वचा पाया जाता है। जैसे आप अपने मुंह के जीभ को देखिएगा तो जीभ का अलग त्वचा है।
ठीक है। आप अपने शरीर के अंदर हृदय को देखिएगा तो उसका अलग त्वचा है। तो शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं सभी अंगों का अलग अलग त्वचा है, ठीक है। उस अंगों का वह त्वचा क्या करता है, रक्षा करता है उस अंगों को, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप समझिए यह एपिथेलियमी ऊतक है क्या, तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए अगर इसका आप उदाहरण का बात करेंगे कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यह त्वचा हमारे शरीर का जो त्वचा होता है, ठीक है, मुंह, ठीक है, आहार नली, कहने का जो हम लोग खाना खाते हैं तो जिस नली के द्वारा वह पेट में जाता है, फिर पेट से होते हुए पचते वचते सवेरे सवेरे निकल जाता है ना, उसी को आहार नली कहते हैं, ठीक। रक्तवाहिनी मतलब जिस नलिकाओं से हमारा जो रक्त हमारे शरीर में घूमता है, खून का प्रवाहित होता है हमारे पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। फिर रक्तवाहिनी नलिका अस्तर, उसके बाद फेफड़ों की कूपिकाएँ, हम जो हवा लेते हैं फेफड़ा से, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं ना, वह किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, तो उसका जो कूपिका होता है, ठीक। फिर उसके बाद वृक्कीय नली, आपका जो किडनी का जो नली होता है जिससे आपका खून साफ होता है, ठीक है, उसका जो नली होता है आदि सभी किसके बने होते हैं, उस सभी का जो त्वचा होता है वह एपिथेलियमी ऊतक का बना होता है, ठीक है। त्वचा हमारा जो स्किन है सो, उसके बाद फिर मुंह का त्वचा, फिर आहार नली का त्वचा, ठीक। फिर ये रक्त ढोने वाले नाली जो होता है उसका जो अस्तर होता है, अंदर का जो अस्तर होता है, ठीक है, उसका त्वचा, फिर फेफड़ा का जो त्वचा या फिर किडनी का त्वचा, भी वृक्कीय नली का त्वचा, ठीक। यह सब किसका बना होता है, एपिथेलियमी ऊतक का बना होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा में आप इसको लिख लेंगे और उदाहरण में आप इसको लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस एपिथेलियमी ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू के चारों भागों को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन भाग है, पहला है सल्की जिसको कहते हैं स्क्वेमस, दूसरा है स्तरित सल्की जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक। तीसरा है स्तंभकार एपिथेलियम जिसको कहते हैं कोलुमर, ठीक। चौथा है घनाकार जिसको कहते हैं क्यूबाइडल। यह चारों जो है वह एपिथेलियमी ऊतक का प्रकार है, ठीक है। इसमें पहला जो है सल्की जिसको स्क्वेमस कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यह शरीर के रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इसी ऊतक से बना होता है, ठीक है। आपका शरीर का जो ऊपर वाला जो भाग है, शरीर का जो ऊपर वाला जो भाग जिसको क्या कहते हैं, रक्षात्मक कवच कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह बाहर के हवा पानी है ना, सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है, यह अंदर प्रवेश नहीं होने देता है, क्या, हमारा स्किन यानी त्वचा, ठीक है। तो हमारा जो शरीर का त्वचा है वह किससे बना है, इसी सल्की से बना है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है आहार नली तथा मुंह का अस्तर भी इसी ऊतक से बना होता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं तो जिस आहार नली के द्वारा वह खाना हमारे पेट के अंदर होते हुए पचते जाता है, ठीक है, उसी को आहार नली कहते हैं। तो आहार नली तथा मुंह, हमारा जो मुंह का अंदर का जो अस्तर है, ठीक है, वह दोनों किससे बना होता है, इसी सल्की ऊतक से बना होता है, ठीक है। तो समझ गए आप सल्की ऊतक क्या है। अब अगले पर चलते हैं जिसका नाम है क्या, स्तरित सल्की जिसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक। यह त्वचा को कटने तथा फटने से बचाने के लिए ये कोशिकाएं कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए अतः इसे स्तरित सल्की कहते हैं, ठीक है। यह जो स्तरित सल्की है यह क्या करता है, वह हम त्वचा को कटने तथा फटने से बचाने के लिए यह स्तरित सल्की जो है वो बहुत सारे परतों के पैटर्न में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। बहुत सारे परत के पैटर्न में व्यवस्थित रहने के कारण इसको क्या कहते हैं, स्तरित सल्की कहते हैं, ठीक। इसी में अगला है 3 नंबर स्तंभकार एपिथेलियम जिसको कहते हैं कोलुमर एपिथेलियम, ठीक। देखिए जहाँ हमारे शरीर के जिस भाग में अवशोषण और श्रवण होता है, ठीक है, जहाँ कुछ चीज़ें अवशोषित होती है या स्रावित होती है वहाँ ये ऊतक उपस्थित रहते हैं, ठीक। जैसे आंत के भीतरी स्तर में या श्वास नली में। आपको तो पता ही आपका जो खाना है वह कहाँ पचता है, आंत में पचता है। यानी आप जो खाना खाते हैं तो आंत के द्वारा उसका अवशोषण होता है, आपके खाना में जो भी विटामिन मिनरल्स होता है वह सब उसको अवशोषित करता है हमारा आंत, ठीक है। तो वहाँ कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्तंभकार एपिथेलियम। फिर देखिए श्वास नली में आप जो हवा लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या करता है, हमारा जो लंग है, हमारा फेफड़ा, उसको ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ठीक। तो इसलिए श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्तंभकार एपिथेलियम, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे इसको। चौथा है घनाकार जिसको कहते हैं क्यूबाइडल, ठीक है। यह वृक्कीय नली तथा नाल ग्रंथि की नाली में पाया जाता है, ठीक है। यह घनाकार एपिथेलियम ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है, यह वृक्क की नली यानी किडनी की जो नली होता है उसमें, और लार ग्रंथि की जो नली होती है उसमें, उसका अस्तर में यह पाया जाता है, ठीक है। इस तरह एपिथेलियमी ऊतक का यह चारों प्रकार है, चारों भाग है, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे।
देखिए यह है आपका जंतु ऊतक, जिसको कहते हैं एनिमल टिश्यू। इसका जो पहला भाग है, यानी इसका जो पहला प्रकार है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, इसके चारों भागों को, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, स्तरित। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है संयोजी ऊतक। ठीक है, जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यह भी बहुत सारे प्रकार का है ना। कनेक्टिव टिश्यू में इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी। रक्त, जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, है ना। अस्थि, जिसको बोन कहते हैं। स्नायु, जिसको लिगमेंट कहते हैं। कांड्रा, जिसको टेंडन कहते हैं। फिर उपास्थि, कार्टिलेज, है ना। एरियोलर, फिर वसामा यानी एडिपोज। ठीक, तो चलते हैं हम संयोजी ऊतक की तरफ। देखिए पहला जो आपका संयोजी ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू, क्या है? रक्त। रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। आप देखे होंगे आपके शरीर के अंदर, आप जब कटता उठता होगा या फिर फूटता होगा तो क्या निकलता है हमारे शरीर से? खून निकलता है। ठीक, उसी को रक्त कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो यह रक्त है क्या, इसका क्या काम है? ठीक, तो यह जो रक्त है यह एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करती है, यानी ढोने का काम करती है। ठीक है, आपको पता है खून हमारे शरीर में दौड़ते रहता है हमेशा। ठीक है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक खून जो है वह दौड़ते रहता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि यह इन चीज़ों को हमारे शरीर में ढोते रहता है, प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचाता है। क्या? ऑक्सीजन, CO2, पचा हुआ भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ, है ना, ये सबको हमारे शरीर में हमेशा यह ढोते रहता है। ठीक, अब देखिए रक्त जो है वह प्लाज्मा का बना होता है। रक्त में प्लाज्मा होता है। ठीक, प्लाज्मा क्या है इसको हम समझ लेते हैं, आपकी किताब में दिया था। तो रक्त के तरल को क्या कहते हैं? तरल भाग को, यहाँ भाग छूट गया, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी आपके खून में जो तरल पदार्थ है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यह प्लाज्मा किसकी चीज़ों से मिलकर बना है? तो यह प्लाज्मा जो है वह लाल रक्त कोशिका यानी RBC, ठीक, रेड ब्लड कॉर्पोसल कहते हैं इसको। फिर श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक, उसके बाद प्लेटलेट्स। यह तीन चीज़ से मिलकर यह बना है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है, यह लाल रक्त कोशिका है RBC, श्वेत रक्त कोशिका है WBC और प्लेटलेट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे खून के बारे में, रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। देखिए अगला है 2 नंबर, अस्थि। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बोन, इसको हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, आपके शरीर में तो हड्डी आपको तो पता ही है ना। अगर आपके शरीर में, देखिए यह हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या? हड्डी जो है हमारे शरीर में वह हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। मतलब आप जो सुंदर दिखते हैं, आपका जो लंबाई है, आपका जो बनावट है, आप लंबा चौड़ा जो दिखते हैं, वह किसके कारण? हड्डी के कारण। अगर सोचिए अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं रहेगा तो आप थप से नीचे गिर जाएंगे, पानी की तरह आप बहेंगे, है ना। कैसे देखिएगा, सांप देखिएगा चलता है, रेंगता है, वैसे ही आप रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि आपके शरीर को आकार मिलेगा ही नहीं। तो आपके शरीर को आकार कौन देता है? हड्डी देता है। ठीक, अगला है यह मांसपेशियों तथा शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक, आपके शरीर में जितने भी अंग है या फिर मांसपेशियाँ है, यह सबको सहारा कौन देता है? यह सबको सहारा अस्थि, बोन यानी हड्डी सहारा देता है। ठीक है, अगर हड्डी नहीं रहेगा तो यह सारा अंग जो है वह लद से नीचे गिर जाएगा, है ना, थप से नीचे बैठा रहेगा हमेशा, या उठ ही नहीं पाएगा, आप चल भी नहीं पाएंगे। ठीक, कुछ काम भी नहीं करेगा यह सब शरीर में। तो हमारे शरीर का मांसपेशी और जितने भी मुख्य अंग है उस सबको सहारा कौन प्रदान करता है? तो हड्डी यानी अस्थि यानी बोन। ठीक, अब देखिए यह जो बोन है, हड्डी, अस्थि, यह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, इसीलिए हमारा जो हड्डी है वह क्या होता है? बहुत मजबूत होता है, आपको तो पता ही है। ठीक, इसको भी आप लिख लें। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा अगला पॉइंट है 3 नंबर, स्नायु। ठीक है, इस स्नायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक, यह अब हम समझते हैं यह स्नायु यानी लिगामेंट है क्या। तो यह 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। ठीक, अभी आप पढ़े हैं हड्डी का क्या काम है, अस्थि का हमारे शरीर में क्या काम है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारे शरीर में एक ही हड्डी है, बहुत सारा हड्डी है। आप अपने पैर में ही देखिएगा तो जांघ का अलग हड्डी होता है, ठेहुना का अलग, ये फिर ठेहुना से नीचे क्या होता है? अलग हड्डी होता है। फिर नीचे आपका जो पैर का पंजा है उसका अलग हड्डी होता है। ठीक, तो यह जो स्नायु है यह 2 हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे आपका जांघ का हड्डी और नीचे पैर का हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है ना ठेहुना पे, है ना, तो यही स्नायु के कारण। ठीक, यह स्नायु जो है यह क्या करता है? 2 हड्डियों को, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ के रखता है। समझ गए आप? यह ऊतक काफ़ी मजबूत तथा लचीला होता है।
ठीक, इसको भी आप लिख ले, समझ तो गए ही हैं। हम चलते हैं आगे। अगला है 4 नंबर, जिसको कहते हैं कांड्रा, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडन। ठीक, इसका क्या काम है देख लेते हैं। यह ऊतक अस्थियों तथा मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक, देखिए स्नायु के बारे में आप क्या पढ़े थे, लिगामेंट के बारे में, कि यह 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है, यानी 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। लेकिन यह जो कांड्रा है, यह हड्डी को मांसपेशियों के साथ जोड़ता है। ठीक है, आपका जो शरीर का मांस है और आपका शरीर का जो हड्डी है वह जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, किसके कारण? कांड्रा के कारण, यानी टेंडन के कारण। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं अब आगे हम। अगला है 5 नंबर, उपस्थि। ठीक है, इस उपस्थि को इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। ठीक, देखिए यह भी एक प्रकार का अस्थि है, यानी हड्डी ही है, जो प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। देखिए वह जो हड्डी अस्थि जो आप पढ़े हैं वह फास्फोरस और कैल्शियम का बना होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, और यह भी एक प्रकार का हड्डी ही है जो किससे बना होता है? प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। ठीक, अब देखिए नाक, कान, कंठ इत्यादि की हड्डियाँ इसी ऊतक की बनी होती है। ठीक, आपके नाक का जो हड्डी है ना, आप अपने नाक को पकड़ के इधर से उधर हिलाएंगे तो आसानी से हिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप हाथ के हड्डी को पकड़ के इधर से उधर हिलाएंगे तो हिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक, क्योंकि नाक का जो हड्डी है वह उपास्थि से बना है। ठीक, प्रोटीन और शर्करा का बना है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस नहीं है। ठीक, वैसे ही आपका कान का हड्डी जो है ना, कान का हड्डी आप कान को पकड़ के इधर उधर घुमाइए आसानी से घूम जाएगा। हाँ, तो कान में भी हड्डी है। ठीक, या वह हड्डी नहीं है, वह अस्थि नहीं है, वह क्या है? वह उपस्थि है। ठीक है, तो नाक, कान, आपका जो कंठ है उस सब में जो पाया जाता है वह सब क्या है? वह सब जो हड्डियाँ है इसी ऊतक की बनी होती है, इसको उपास्थि कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, इसको आप लिखते चलें। अब देखिए अगला जो ऊतक है 6 नंबर में है ना, संयोजी ऊतक, वह है 5 को आप पढ़ चुके हैं कॉपी में। ठीक, अब अगला हम 6ठा किताब में ही देख लेते हैं। इसका नाम है एडियोलर संयोजी ऊतक। क्या नाम है इसका? एडियोलर संयोजी ऊतक। अब इसका क्या काम है? तो इसका काम आप यहाँ से लिख सकते हैं, किताब में ही है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, यानी अंग के भीतर जो खाली जगह होते हैं उन सबको क्या करता है? यह भरता है। कौन? एडियोलर संयोजी ऊतक। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता भी करता है। ठीक है, ऊतक जो खराब हो जाता है तो उसका मरम्मत में क्या करता है? यह सहायता भी करता है। तो एडियोलर संयोजी ऊतक के बारे में आप समझ गए। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। अब देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे वह है एडिपोज। 7 नंबर में क्या पढ़ेंगे? एडिपोज। इसको कहते हैं वसामय ऊतक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रहण करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, वसामय ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के जस्ट बीच में पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अंग है और हमारे शरीर का जो सबसे ऊपर त्वचा है उसी दोनों के जस्ट बीच में यहाँ पाया जाता है। कौन? वसामय ऊतक। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वह क्या होती है? वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। ठीक है, इसको फैट भी कहते हैं। आप देखिए कि कोई कोई आदमी बहुत मोटा होता है। ठीक है, तो मोटा क्यों होता है? उसका जो यही ऊतक का जो कोशिका में जो होता है वसा बहुत पहले भर जाता है, इसलिए वह मोटा जाता है। ठीक है, वसा संग्रहित होने का कारण यह उष्मीय कुचाला का कार्य भी करता है। ठीक है, यह गर्मी को हमारे शरीर के बाहर से अंदर नहीं घुसने देता है। ठीक है, या फिर ज़्यादा ठंडा रहता है उसमें भी क्या करता है? हमारे शरीर से अंदर ठंडा को यह नहीं घुसने देता है। कौन? वसामय ऊतक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिपोज। ठीक है, तो आप संयोजी ऊतक के जो 7 प्रकार थे उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लें। हम चलते हैं आगे। तो इस जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू में आप एपिथेलियम ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू के 4 प्रकार को अच्छे से समझ चुके हैं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में भी जो 7 प्रकार थे, है ना, रक्त, अस्थि, स्नायु, कांड्रा, उपास्थि, एडियोलर और वसामय, इस 7 को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी पेशीय ऊतक पर। ठीक है, तीसरा नंबर जो टॉपिक है हमारा जंतु ऊतक का जो तीसरा भाग है वह क्या है? पेशीय ऊतक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। इसके भी 2 प्रकार है, ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल और दूसरा है अनैच्छिक पेशी जिसको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को भी हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं पेशीय ऊतक में। अब देखिए हमारा जो अगला ऊतक है वह क्या है? 3 नंबर पेशीय ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पेशीय ऊतक क्या है? पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है।
ठीक है। कैसा कोशिकाओं का बना होता है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं, मसल फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, यह जो पेशीय ऊतक है यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। यानी आपका शरीर जो गति करता है, आप कहीं चल फिर पाते हैं, आप अपने शरीर से कोई काम कर पाते हैं, है ना। आप अपने हाथ को इधर से उधर डुला सकते हैं, ठीक है। आप जो मन चाहे आप वो अपने शरीर से करवा सकते हैं। आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं, कूद सकते हैं, है ना, तैर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपके शरीर का जो भी गति होता है वह किसके कारण होता है? इसी पेशी के कारण होता है, ठीक है, यानी मसल के कारण होता है। आपका जो मसल है, पेशी है, वह सिकुड़ता है, फैलता है, उसी से हमारे शरीर का गति होता है, ठीक है। तो आशा है पेशी ऊतक के बारे में आप समझ चुके हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। अब देखिए, इसके भी 2 प्रकार है, इस दोनों प्रकार को हम अच्छे से अभी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, यानी पेशीय ऊतक जो है मस्कुलर टिश्यू, इसके भी 2 प्रकार है। पहला पेशीय ऐच्छिक पेशी, जिसको वॉलंटरी मसल कहते हैं, और दूसरा है अनैच्छिक पेशी, जिसको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ऐच्छिक पेशी क्या है। ऐच्छिक पेशी ऐसा पेशी है, ऐसे पेशी जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है, ठीक है। जैसे कंकाल पेशियाँ, है ना। कहने का मतलब है ऐसा पेशी, कहने का मतलब आपको चलना है ना, तो आप अपने मन से चलते हैं। अगर आपको नहीं मन करेगा तो आप नहीं चलेंगे, ठीक है। आपको कोई चीज़ को उठाना है ना, तो आप उस चीज़ को उठा लेते हैं। आपको नहीं मन करेगा तो आप नहीं भी उठा सकते हैं, ठीक। तो आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जब आपका शरीर कोई काम करता है, ठीक है, तो वह ऐच्छिक पेशी के कारण करता है, ठीक। ऐच्छिक पेशी जो है उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहें वैसे करा सकते हैं। आप उसको पेड़ पर, अपने शरीर को पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर को नदी में तैरा सकते हैं, है ना। आप अपने शरीर को कूदा सकते हैं, आप अपने शरीर को कहीं गिरा सकते हैं। यह सब आपके अनुसार होगा। लेकिन दूसरा जो भाग है अनैच्छिक पेशी, जिसको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, ठीक है, यह आपके शरीर में ऐसा पेशी है जो आप चाहे या ना चाहे यह अपना काम करता रहेगा, ठीक है। आप देखे होइएगा, जब आपको ठंडा लगता है ज़ोर से, ठीक है, तो आपका शरीर अपने आप थरथराने लगता है, ठीक। आप शरीर को बोलते नहीं कि थरथराओ, वह अपने आप थरथराने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अनैच्छिक पेशी होता है। देखिए, अनैच्छिक पेशी क्या है? जिनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अनैच्छिक पेशी कहलाते हैं। मतलब शरीर का ऐसा पेशी जिसकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे देखिए, आहार नली में भोजन का प्रवाह, ठीक है। आप खाना को जब मुंह से घोंट लेते हैं, ठीक है, तो कंठ के नीचे आपको पता चलता है खाना कहाँ गया, है ना। वह खाना ऑटोमेटिक धीरे धीरे पेट से होते हुए, हाथ से होते हुए सवेरे सवेरे उधर निकल जाता है, ठीक। आपको पता भी नहीं चलता है। आप उसको बोलते नहीं है कि वहाँ जाओ, अब पेट में है तो अब वहाँ से आँत में चल जाओ, छोटी आँत में से बड़ी आँत में चल जाओ, आप उसको बोलते हैं? नहीं, वह खुद अपना काम करता है। तो यह अनैच्छिक पेशी का काम होता है। अगला देखिए, आपको आँखों की पलक, आप जो पलक झपकते हैं, आपके आँख के सामने जब कुछ खतरा होता है तो आपका आँख का जो पलक है वह अपने आप गिर जाता है, ठीक है। आप उसको कहते नहीं हैं गिरने के लिए। अगला देखिए, हृदय पेशी, आपका जो धड़कन है, जो धक धक कर रहा होगा, है ना। आप अपने छाती के बाएं साइड वाले भाग में देखिएगा, जो जोर से हाथ रख के देखिएगा, आपका जो धड़कन होगा वह धक 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 हमेशा करता रहता है, ठीक। क्या आपके कहने से वह धक धक करता है? नहीं, वह उसका काम ही है धक धक करना। आप कहेंगे तो भी, नहीं कहेंगे तो भी वह धड़केगा ही, ठीक है। यह बिना किसी नियंत्रण के जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। मानी प्रसार का मतलब तो फैलता है और सिकुड़ता रहता है। कौन? हमारा हृदय, ठीक। यह जब बंद हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक। जिस कारण रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। यानी आपका जो हृदय धड़कता है, उसी धड़कने के कारण हमारे जो शरीर में खून है वह खून हमारे शरीर के चारों ओर, यानी हमारे पैर से लेकर सर तक घूमते रहता है, ठीक। तो आशा है आप समझ गए होंगे पेशीय ऊतक में ऐच्छिक पेशी क्या है और अनैच्छिक पेशी क्या है, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। हम चलते हैं आगे। तो इस जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू में आप एपिथेलियम ऊतक को समझ चुके हैं, संयोजी ऊतक को समझ चुके हैं, पेशीय ऊतक के दोनों प्रकारों को भी अब अच्छे से समझ चुके हैं, यानी एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इस तीनों को आप समझ चुके हैं। हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगला जो हमारा अंतिम ऊतक है वह है तंत्रिका ऊतक, जिसको कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो इस तंत्रिका ऊतक का क्या काम है? तो इसका जो मुख्य काम है वह सूचना को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है,
ठीक है। यह क्या करता है, सूचना को पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपके सामने अचानक बाघ दिखाई पड़ जाए, बाघ जो मानव को खा जाता है ना, बाघ दिखाई पड़ जाए, तो जैसे ही आप बाघ को अपने आँखों से देखेंगे, ठीक है, आपका आँख से जब देखेंगे तो वह क्या कहाँ जाएगा, वह सूचना दिमाग में जाएगा, ठीक है। अब दिमाग क्या करेगा, उस सूचना को हमारे पूरे शरीर में फैला देगा, ठीक है। तो जैसे ही वह सूचना पूरे शरीर में फैलेगा तो हमारा शरीर अपने आप वहाँ से भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा बाघ से बचने के लिए, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक का क्या काम है, सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देना। अब जैसे देख लीजिए और दूसरा उदाहरण, आप किसी गर्म चीज़ को जैसे ही छूते हैं, है ना, तो वह सूचना आपके दिमाग में जाता है कि वह क्या है, गर्म है। किसके द्वारा, इसी तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो आप वैसे ही क्या करते हैं, अपने हाथ को फिर हटा लेते हैं उस चीज़ से। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सूचना जब दिमाग में जाता है तो दिमाग हमारे शरीर को फट से सूचना भेजता है कि जल्दी से क्या करो, वहाँ से अपना हाथ हटा लो, नहीं तो और जल जाएगा, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक क्या काम करता है, सूचना को इधर से उधर यानी हमारे शरीर से दिमाग तक और दिमाग से शरीर तक भेजते रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह जो है उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। उत्तेजना जो भी होता है चीज़, उसको यह तंत्रिका ऊतक एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी यानी शीघ्रता से पहुँचा देती है, ठीक। अब यह तंत्रिका ऊतक पाया कहाँ जाता है, तो यह तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी आपके दिमाग में, ठीक। फिर मेरुरज्जु में, तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। यानी तंत्रिका ऊतक जो है वह मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो बनावट है वह किससे बना हुआ है, वह तंत्रिका ऊतक से बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। फिर तंत्रिकाएं भी, यह तीनों जो है वह किससे बना हुआ है, तंत्रिका ऊतक से। अब देखिए आगे, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है। यह न्यूरॉन क्या है, ठीक, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या क्या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक। मतलब यह तंत्रिका ऊतक जिस कोशिका से बना हुआ है उस कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। समझ गए आप, यह तंत्रिका ऊतक जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है उस कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक। देखिए आगे, यही है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन का चित्र यही है, यह एक कोशिका है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। एक तंत्रिका ऊतक जो है वह कितना लंबा हो सकता है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, सोच लीजिए, है ना। यह आपके शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है, ठीक। यह प्रश्न भी पूछता है बार बार 10th में या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। कितना लंबा हो सकता है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह हमारे पेशियों को गति करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब इसका जो चित्र है इसको जब आप और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यह जो कोशिका है, इस कोशिका का केंद्रक यहाँ होता है, तंत्रिका कोशिका का केंद्रक यहाँ होता है, ठीक है, इसको केंद्रक कहते हैं। कोशिका काय, यह पूरे जो है यह कोशिका काय है, ठीक है। इसका जो यहाँ देखिए जड़ के जैसा निकला हुआ है, रूट के जैसा, इसका क्या है, इसको डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। और यह जो है यह क्या है, यह तंत्रिकाक्ष है, ठीक है। और फिर पीछे इसका यह पूंछ निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप तंत्रिका कोशिका को भी अब अच्छे से, तंत्रिका ऊतक को यानी नर्वस सिस्टम को समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के जो चारों भाग थे उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। पहला एपिथेलियम ऊतक के चारों भाग को समझा आपने, फिर संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के इस सातों भाग को आपने अच्छे से समझा, फिर पेशीय ऊतक के दोनों भाग को आपने अच्छे से समझा, और अंत में अभी आपने समझा है तंत्रिका ऊतक क्या है यानी नर्वस टिश्यू क्या है, ठीक है। इस तरह आपका यह जंतु ऊतक भी खत्म हो गया। इस तरह से ऊतक यानी टिश्यू का जो दोनों प्रकार था, ये पादप ऊतक प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, इस दोनों को आपने अच्छे से समझ के ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। अब आगे देखिए पेज नंबर 87 में आपके जंतु ऊतक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न को आप हल कर लेके करके, पहला जो प्रश्न है यह क्या कह रहा है, उस ऊतक का नाम बताया जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक है, शरीर में गति के लिए उत्तरदायी पेशीय ऊतक, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेशीय ऊतक, ठीक, यानी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है।
इस चित्र को आप अपने कॉपी में बना ले। न्यूरॉन जो है वह देखने में ऐसा ही लगता है, ठीक है, यही है न्यूरॉन। ठीक, अगला प्रश्न है 3 नंबर, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हमारा जो हृदय पेशी है उसके 3 लक्षण को आपको बताना है। इसके उत्तर में तो आप सबसे पहले आपकी किताब में ही है, देखिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। माने जीवन भर यह हृदय की पेशियाँ जो है वह सिकुड़ते और पचकते रहती है, यानी फैलते और पचकते रहती है। ठीक है, यह पहला पॉइंट में आप लिख देंगे। आपको 3 पॉइंट बताना है, 3 लक्षण बताना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो लक्षण हो जाएगा दूसरा नंबर में, इन अनैच्छिक पेशियों, है ना, यह जो हृदय का पेशी है वह क्या है, अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, इन अनैच्छिक पेशियों को क्या कहा जाता है, कार्डिक यानी हृदय पेशी भी कहा जाता है। हो गया। ठीक, तीसरे नंबर में आप लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट में कि हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। ठीक है, 3 नंबर में इसको लेंगे। हो गया 1 2 3। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, एडियोलर ऊतक के क्या कार्य है। तो एडियोलर ऊतक के कार्य देखते हैं क्या है। यहाँ आप 6 नंबर पॉइंट में पढ़े हैं एडियोलर संयोजी ऊतक, है ना, तो इसका उत्तर में आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। एडियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हो गया एडियोलर संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो इस तरह आप इस चारों प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं, हल कर चुके हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। तो इस तरह से आपका अध्याय यहाँ पे अब खत्म हुआ, है ना। अब हम चलते हैं आगे अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं क्या करके। देखिए, इसका जो अभ्यास प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि ऊतक को परिभाषित करें। ऊतक को परिभाषित करना है आपको। ऊतक के परिभाषा में आप यह लिख सकते हैं, एक ही संरचना वाले कोशिकाओं का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान में विशिष्ट कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। इसको आप पढ़ चुके हैं पहले, जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी इत्यादि, यह सब क्या है, यह सब ऊतक है। इसको आप यहाँ से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। यानी जाइलम ऊतक किन किन तत्वों से मिलकर बना है उसका आपको नाम बताना है। तो चलते हैं 2 नंबर प्रश्न के उत्तर पर। इसके उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं, यह जाइलम जो है वह किस किस से मिलकर बना है, ट्रैकीड जिसको वाहिनिका कहते हैं, फिर वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, और फिर जाइलम फाइबर जिसको रेसे कहते हैं। यही सब चीज़ों से मिलकर यह बना है। ठीक है, क्या है, ट्रैकीड यानी वाहिनिका, फिर वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और फिर जाइलम फाइबर। ठीक है, इसी 1 2 3 4 5 इसी 5 तत्वों से मिलकर यह जाइलम बना है। हो गया इसका उत्तर। आपको तो पता ही है जाइलम क्या करता है। यह जाइलम पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण को जड़ से लेकर पूरे पत्तियों तक ढोता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी पौधों में जो सरल ऊतक है वह जटिल ऊतक से किस प्रकार अलग है। तो देखिए, पौधों में सरल ऊतक और जटिल ऊतक जो एक दूसरे से भिन्न है वह इन्हीं रूपों में है। सरल ऊतक में देखिए, इन ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, यह एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल। ठीक, फिर सरल ऊतक इनके कोशिकाओं की संरचना लगभग एक समान होती है, और जटिल में है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। ठीक, देखिए, सरल ऊतक का जो प्रकार है वह पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है इत्यादि है। ठीक है, और जटिल ऊतक का जो प्रकार है वह जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। मतलब कोशिका भित्ति के आधार पर आपको बताना है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यह तीनों किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कोशिका भित्ति को अगर आधार मानेंगे, ठीक है, तो पैरेन्काइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या होती है, पतली होती है। ठीक, अच्छा, कोलेनकाइमा का जो कोशिका भित्ति होती है वह अनियमित रूप से मोटी होती है। ठीक, कहीं मोटी कहीं पतली होती है, इस तरह से होती है। ठीक, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा का जो कोशिका भित्ति होती है वह काफ़ी मोटी होती है। हो गया, कोशिका भित्ति के आधार पर आपको बताना था तीनों में अंतर। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, रंध्र क्या है ना? रंध्र के क्या कार्य हैं? आप पढ़े हैं रंध्र यानी इसको स्टोमेटा कहते हैं, इसका क्या कार्य है? आप देखिए एपिडर्मिस में रंध्र के बारे में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि पौधों के पत्तों की एपिडर्मिस में यानी सबसे बाहरी परत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अच्छा, इस रंध्र का क्या काम है? तो इस रंध्र का जो मुख्य काम है वह श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान इसी रंध्र से या छिद्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान इसी रंध्र के छिद्रों के द्वारा होता है। यानी रंध्र का कार्य क्या है? श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों के बीच चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। यानी तीनों प्रकार का जो पेशीय उत्तक के बारे में आप जो पढ़े हैं, ठीक है, तो तीनों प्रकार के पेशीय रेशे में चित्र बनाकर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए तीनों प्रकार का जो पेशीय रेशा का चित्र है आपकी किताब में ही दिया हुआ है, आप यहाँ से बना सकते हैं। यह पेज नंबर 87 पर है। ठीक है, ए, बी और सी, इस तीनों का चित्र बना दीजिए। यही तीनों है पेशीय रेशा का चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, कार्डिक यानी हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? कार्डिक पेशी का विशेष कार्य क्या है? तो इस कार्डिक पेशी का विशेष कार्य आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कार्डिक पेशी यानी हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। कार्डिक पेशी का काम है धक 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 धड़कते रहना जिंदगी भर। ठीक है, जब तक शरीर मरे नहीं तब तक धड़कते रहना। यानी हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन यानी फैलती और सिकुड़ती रहती है। ठीक है, यही है कार्डिक पेशी का कार्य। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दे, हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, रेखित अरेखित और कार्डिक हृदयक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इस तीनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ से इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। रेखित पेशी यह अस्थियों से जुड़ी होती है जो शरीर को गति करने में सहायता प्रदान करती है। और रेखित पेशी में आप लिखेंगे कि यह आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार व संकुचन को नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद कार्डिक पेशी में लिखेंगे कि यह जीवन भर लयबद्ध होकर हृदय के प्रसार एवं संकुचन को नियंत्रित करती है। ठीक है, हो गया। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। न्यूरॉन का चित्र बनाना है, तो किताब में है ही आपके, यही है न्यूरॉन का चित्र। इसी को क्या करें, आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाकर उतार ले। हो गया न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित के नाम लिखे। देखिए पहला है उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। आपको तो पता ही है क्या है, एपिथेलियम उत्तक। उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, जो पेशी से अस्थि को जोड़ता है वह क्या है? कंडरा है, टेंडन। ठीक, उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है यानी भोजन को इधर से उधर ढोता है वह क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, और जो पानी ढोता है वह जाइलम है। अगला है उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, वसा को स्टोर करके रखता है, वह क्या है? वसामय उत्तक। ठीक है, यही ज़्यादा वसा स्टोर कर लेने से आदमी क्या होता है? मोटा हो जाता है। आगे है तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक क्या है? तो रक्त है ना, जिसको क्या कहते हैं? ब्लड इंग्लिश में। अगला है एफ में कि मस्तिष्क में स्थित उत्तक का क्या नाम है? तो तंत्रिका उत्तक है ना। आप तो पढ़े हैं मस्तिष्क में मेरुरज्जु में क्या पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। आपको इस सब में उत्तक का प्रकार को पहचान करना है। तो देखिए कैसे पहचान करेंगे आप। पहला है त्वचा, पौधे का वल्क, फिर अस्थि है, वृक्कीय नलिका का स्तर है, फिर सम्मोहन मंडल है। तो इसमें आप लिख सकते हैं त्वचा जो है वह सल्की एपिथेलियम उत्तक का है ना। पौधे का जो वल्क है वह सरल अस्थायी उत्तक का बना होता है। अस्थि संयोजी उत्तक का बना है। वृक्कीय नली का जो स्तर है वह घनाकार एपिथेलियम उत्तक का बना है। ठीक, वैसे ही देखिए सम्मोहन मंडल जो है वह किसका बना है? जटिल अस्थायी उत्तक का बना है। ठीक है, यह सब तो आप पढ़े ही हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पेरेन्काइमा उत्तक पत्तियाँ, फल और फूल में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, फल होता है, फूल होता है, वहीं पे पाया जाता है कौन? पेरेन्काइमा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? मतलब एपिडर्मिस का पौधों में क्या कार्य है? तो इसके उत्तर में तो आप यहाँ पढ़े ही हैं एपिडर्मिस में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में आप लिख देंगे कि यह उत्तक पौधों के सबसे बाहरी परत यानी ऊपरी परत का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, दूसरे नंबर पॉइंट में आप लिख देंगे
यह पौधों से जल की हानि रोककर पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, जल की हानि नहीं होने देती है। तीसरे नंबर में आप लिखेंगे कि यह पौधों में परजीवी कवक या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश होने से रक्षा करती है। ठीक। अच्छा, चौथा में आप लिख देंगे कि जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखने का कार्य करती है। ठीक है। पांचवा में आप लिखेंगे यहाँ पर कि श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह किसके द्वारा होता है? एपिडर्मिस के द्वारा होता है। पत्तियों में जो एपिडर्मिस होता है, जिसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, वहीं से होता है श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप लिख देंगे आसानी से, आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब आगे हम। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, छाल जिसको कॉर्क कहते हैं किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है? यानी पौधों में छाल जो होता है वह किस प्रकार पौधों को सुरक्षा करता है? इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि छाल जो होता है कॉर्क, है ना, एक पेड़ की सुरक्षात्मक परत होती है जो हवा और पानी के अंदर प्रवेश से सुरक्षा करती है। ठीक है, पेड़ के अंदर हवा या पानी को या फिर हानिकारक सूक्ष्म जीवों भी लिख सकते हैं, उसको भी अंदर नहीं घुसने देता है। ठीक है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी भित्ति पर सुबरीन नामक रसायन होता है तथा ये कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, हो गया इसका आंसर। अब देखिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न दी गई तालिकाओं को पूर्ण करें। देखिए अस्थायी उत्तक का 2 प्रकार है, सरल और जटिल। ठीक है, सरल उत्तक जो प्रकार है वह पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, वैसे ही फिर जटिल अस्थायी उत्तक का क्या प्रकार है? जाइलम है और फ्लोएम है। ठीक है, यह जाइलम पानी को ढोता है और फ्लोएम खाना को ढोता है पेड़ पौधों में। हो गया। तो बच्चों इस तरह से आपका यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, है ना। आपने इस अध्याय को अच्छे से समझा, एक एक तथ्यों को बारीकी से समझा और अभ्यास प्रश्न जितने भी थे उन सभी को एक एक करके आपने हल भी कर लिया। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, और कुछ भी जानना कहना चाहते हो तो कमेंट करो, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।